प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का 12वां पाठ लेखक यशपाल जी के द्वारा लिखा गया पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज। सर्वप्रथम हम इस पाठ के लेखक का परिचय देखेंगे। इसके पश्चात पाठ का संक्षिप्त परिचय, तत्पश्चात हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं इस पाठ का संक्षिप्त परिचय। इसके पश्चात हम इस पाठ को समझेंगे। यूँ तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। कहानी लिखने के लिए उसका कथानक होना आवश्यक है। बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में उनकी ये रचना पढ़ी जा सकती है, ये लेख पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। वे एक लखनऊ के रहने वाले नवाब की आदतों के विषय में, उसकी वास्तविकता से बेखबर जीवन शैली के विषय में, उसके सामंती ठाट बाट और दिखावेपन के विषय में कटाक्ष कर रहे हैं। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहती है, जो उस दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा देती है। चलिए देखते हैं हम आज का अपना पाठ लखनवी अंदाज। मुफस्सल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंका रही थी। मुफस्सिल किसी नगर विशेष के इर्द गिर्द के स्थान को कहते हैं। तो किसी नगर विशेष के इर्द गिर्द के स्थान के लिए पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने के लिए उतावली में फुंका रही थी, अर्थात चलने के लिए लगभग तैयार थी। गार्ड ने सीटी मानो बजा दी थी ट्रेन को आगे चलाने के लिए। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो लेखक सेकंड क्लास का टिकट लेकर के खिड़की के पास बैठ जाता है नई कहानी के विषय में सोचने के लिए। गाड़ी छूट रही थी, अर्थात शुरुआत स्टेशन से हो रही थी उसकी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए।
अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक ने सोचा कि शायद डिब्बा निर्जन है, इसमें कोई दूसरा यात्री है ही नहीं, क्योंकि लेखक को घुसते समय कोई दूसरा यात्री नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही लेखक अंदर गया तो लेखक ने देखा कि उसमें डिब्बे में कोई न कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो लखनऊ के एक नवाब बड़े सुविधाजनक तरीके से सीट के ऊपर पालथी मारे वहाँ बैठे नजर आए। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर उन्होंने रख रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। ऐसा लगने लगा कि शायद वो लखनवी नवाब अपने आप को उस डिब्बे में अकेले ही बैठ कर के यात्रा करना चाह रहे थे और लेखक के अचानक प्रवेश कर जाने पर वो असहज महसूस करने लगे हों। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हों या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हों। लेखक सोचने लगा कि हो सकता है कि ये भी कोई ऐसे व्यक्ति हों जो नई कहानी के विषय में सोच रहे हों, सोचने के लिए आए हों, या खीरे जैसे एक साधारण अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हों। चुपचाप बैठ कर के वहाँ खीरा खाना चाहते हों और नवाब हैं, लखनऊ के हैं, उन्हें कोई देख न ले कि एक छोटी सी वस्तु, एक साधारण सा खीरा खा रहे हैं। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक उनको देख करके भी अनदेखा सा कर देता है। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी सी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगा। लेखक सोचने लगा कि नवाब साहब क्यों संकोच कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है कि इस प्रकार से अपने आप को एकाकी बैठा करके इस ट्रेन के डिब्बे में यात्रा करना चाहते हैं, मुझे देख करके असहज क्यों महसूस कर रहे हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। लेखक सोचने लगा कि शायद नवाब साहब ने अकेले यात्रा कर सकने की इच्छा से किफ़ायत में एक मितव्ययी तरीके से कम पैसा खर्च हो, ये सोच करके सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। वो ये भी सोच रहे हैं नवाब साहब कि कहीं कोई शहर का व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे के डिब्बे में सफ़र करता न देख ले, क्योंकि आखिर वो अपने आप को बहुत बड़ा नवाब महसूस करते हैं लखनऊ का। वो सोचते हैं कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति यह न देख ले कि मैं एक साधारण से एक मंझले दर्जे के डिब्बे में यात्रा कर रहा हूँ। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। ये ऐसी उलझन सी महसूस हो रही थी नवाब साहब के चेहरे से। हम कनखियों से, तिरछी निगाहों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज। आदाब अर्ज यह अभिवादन का एक तरीका है, अभिवादन का एक ढंग है। जैसे नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, इसी प्रकार आदाब अर्ज अभिवादन का तरीका। जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे? तो नवाब साहब लेखक से पूछते हैं कि क्या आप भी खीरा खाना चाहेंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ देना चाहते हैं। जनाब जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं, अर्थात आप ही खाइए, मुझे नहीं खाना। इस प्रकार के भाव लेखक ने नवाब साहब के सामने व्यक्त कर दिए। नवाब साहब ने
फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। चूँकि नवाबी संस्कृति एक दिखावे की संस्कृति होती है, तो नवाब साहब के अंदर भी वही भाव भरे हुए थे। वो उस खीरे को भी, जो एक साधारण सा पदार्थ है, उसको भी सीधी तरीके से छील कर काट कर खाना पसंद नहीं कर रहे, बल्कि उसमें भी दिखा रहे हैं, उसमें भी अपनी नवाबी आदत जाहिर कर रहे हैं। वो उन खीरों को लोटे पानी के उठा करके उससे धोते हैं। धोने के बाद तौली से पोंछते हैं, चाकू निकालते हैं, खीरों के सिर काटते हैं, गूंद कर झाग निकालते हैं और फिर एक एक खीरा को बड़े तरीके से काट करके उनकी फाँकों को करीने से तौलिए पर सजा लेते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो नवाब साहब ने भी जब खीरा खरीदा तो निश्चित रूप से नमक और पिसी मिर्च का चूर्ण वो भी खरीद लिया था। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरण मीन्स जबड़े ऐसे हिल रहे थे, जबड़े ऐसे फड़क रहे थे कि मानो बिना खाए हुए ही वो खाने का स्वाद ले रहे हों। स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। प्लावित मीन्स पानी भर जाना। तो नवाब साहब जब उन खीरों की फाँकों पर नमक और मिर्च जीरा ये बुरक रहे थे तो उनकी भाव भंगिमा देखते ही बनती थी। उनके जबड़े स्फुरण कर रहे थे, उनके जबड़े हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मानो वो कल्पना मात्र से ही उस खीरे का रसास्वादन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से नवाब साहब अपनी नवाबी अंदाज को लेखक के सामने जाहिर करना चाहते हैं, अपना बड़प्पन लेखक के सामने जाहिर करना चाहते हैं। अपना खाने का तरीका उनका क्या है, देखते हैं आगे। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, वैसे वाले बनते तो हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। रईस तो बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बचने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब अपना वही तरीका, अब अपना वही नवाबी अंदाज हमें दिखा रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए, अर्थात आप भी खाइएगा। लखनऊ का बालम खीरा है। किसने कहा ये बात? ये बात नवाब साहब ने लेखक से पूछी कि लखनऊ का बालम खीरा है, आप भी खाइएगा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें मीन्स फाँकें रसीली हो गई थी। कटे हुए खीरे के ऊपर जब नमक मिर्च और जीरा का चूर्ण इनका मिश्रण डाल दिया तो फाँकें उस खीरे की एकदम रसीली से नज़र आने लगी थी। फाँकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा मीन्स आमाशय, अर्थात पाचन शक्ति थोड़ी खराब है। किबला शौक़ फरमाएं, आप ही खाइएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब लेखक के सामने वे पनियाती खीरे की नमक मिर्च और जीरे छिड़की हुई फाँकें नज़र आई तो उन्हें देख करके लेखक का मन खाने के लिए उन्हें प्रेरित करने लगा। मन में भी आ रहा था कि मैं खा लूँ, मुंह में पानी आ गया था उन्हें देख करके। लेकिन
लेकिन चूंकि वो एक बार मना कर चुके थे, इसलिए अपने आत्मसम्मान को निभाना ही लेखक ने उचित समझा और शुक्रिया कह करके मना कर दिया कि आप ही खा लीजिए, मेरा जरा आमाशय भी कमज़ोर है, मुझे नहीं खाना। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से, तृष्णा भरी आँखों से, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। एक लंबी सांस लेते हैं नवाब साहब। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब लेखक को अपनी नवाबी आदत, अपना बड़प्पन दिखाना चाह रहे थे। वो खीरे की उन पनियाती फांकों को एक एक कर उठाते हैं, उनको अपने नाक के पास ले जाते हैं, सूंघते हैं और उस एक एक फांक को खिड़की के बाहर छोड़ते जाते हैं और लेखक को ये महसूस कराते हैं कि सूंघने मात्र से उन्होंने उस खीरे को खा लिया। ये है नवाबी आदत। हम नवाब हैं, हमारी नवाबी आदत किसी दूसरे की नहीं हो सकती, हम आप लोगों से बड़े हैं, ये भाव जाहिर करना चाह रहे थे नवाब साहब। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए हैं, मानो खीरे खाए हों। और खीरे खाने के बाद में मुंह में जो पानी आ जाता है उसको गले से नीचे उतार लिया हो, ऐसा एहसास कराया। और उसके बाद में एक एक करके सारी फांकों को बाहर खिड़की के छोड़ दिया और उसके पश्चात अपने हाथों को, अपने होठों को उन्होंने तौलिए से पोंछ लिया और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब ये दिखाना चाह रहे थे लेखक को कि नवाबी खानदान, रईस खानदान इस प्रकार से ही शौक़ फरमाते हैं। साधारण लोगों के से शौक़ नहीं होते, वो जन्मजात रईस होते हैं, उनके अपने आप में अलग शौक़ होते हैं। अपने उस अलग शौक़ को, अपने उस रईसी आदत को नवाब साहब लेखक को दिखाना चाह रहे थे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, जैसे बहुत थकान हो रही हो नवाब साहब को। खीरे उन्होंने पहले पानी से धोए, तौलिए से पोंछे, उसके बाद एक एक करीने से काट करके तौलिए पर सजाए, फिर नमक, मिर्च और जीरे का चूर्ण उन पर भुरका और उसके बाद में उनको एक एक करके उठाया, नाक तक ले गए, सूंघा और बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब ये दिखा रहे थे मानो खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक गए हों और फिर वो लेट जाते हैं। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, तस्लीम में सम्मान में। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तहजीब मीन्स शिष्टता। उन्होंने ये दिखाना चाहा कि ये खानदानी शिष्टता है। नफासत ये स्वच्छता है, कि हम किस प्रकार से खीरा खाया कैसे, सूंघ करके, सूंघने मात्र से मानो उनका पेट भर गया। किस तरीके से सलीके से उन्होंने एक एक फांक को तौली के ऊपर सजाया, खीरे को सूंघ करके जो बाहर फेंक दिया एक एक करके फांकों को, तो उसके पश्चात अपने होठों को, अपने हाथों को पोंछ लिया। स्वच्छता दिखाना चाह रहे थे लेखक को नवाब साहब। और नजाकत, कोमलता, अर्थात नवाब साहब, नवाबी खानदान के लोग, रईस लोग कितने कोमल होते हैं। ये भाव नवाब साहब लेखक के सामने व्यक्त करना चाह रहे थे। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु
क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब को ऐसा करते हुए देख करके लेखक के मन में विचार आते हैं। लेखक सोचता है कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का ये सूक्ष्म, नफीस मीन्स बढ़िया या एब्स्ट्रैक्ट तरीका, सूक्ष्म या अमूर्त तरीका, व्यक्ति खाए भी नहीं और उसका पेट भर जाए, व्यक्ति देखे भी नहीं उसको सब दिखाई पड़ जाए, व्यक्ति सूंघे भी नहीं और खुशबू का एहसास हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन नवाब साहब ऐसा ही एहसास करा रहे थे कि मानो बिना खाए पेट भर जाता है सूंघने मात्र से, बिना देखे कोई चीज़ का मानो दिखाई पड़ जाती है, उसका एहसास हो जाता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। परंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक के मन में विचार आने लगा। ऐसे उदर की तृप्ति तो नहीं हो सकती, पेट तो नहीं भर सकता। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब नवाब साहब अभी शांत नहीं होते हैं, अभी अपनी रईसी अपनी नवाबी आदत और जाहिर करते हैं और दिखाते हैं। वे एक जोर की एक ऊंची सी डकार लेते हैं मानो उनका पेट भर गया हो खीरा खाने से, जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि उन्होंने खीरा खाया ही नहीं, केवल सूंघ सूंघ करके फेंक दिया। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील, आसानी से न पचने वाला। स्वादिष्ट तो होता है लेकिन आसानी से पचता नहीं है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, आमाशय पर तो जोर डालता ही है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। अर्थात घटना घटित भी नहीं हो, कथानक हो भी नहीं और कहानी बन जाए, घटना नहीं हो और लेख तैयार हो जाए। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अब लेखक नई कहानी के विषय में सोचने के लिए जिस इरादे से उस ट्रेन के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे, लेखक मन ही मन में ये विचार आने लगे कि यदि खीरे की सुगंध मात्र से, उसके स्वाद की कल्पना करने मात्र से यदि पेट भर सकता है, तो फिर बिना घटनाओं के, बिना पात्रों के, लेखक की इच्छा मात्र से क्या नई कहानी नहीं बन सकती? अर्थात यदि सूंघने मात्र से पेट भर सकता है, तो बिना घटना और पात्रों के, बिना विचारों के नई कहानी भी लिखी जा सकती है।